नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। क्या आपका पड़ोस आपके घर और जीवन पर डालता है बहुत बुरा असर? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, बहुत से लोगों का घर हॉस्पिटल, शमशान घाट, कूड़े घर के पास, चौराहे के पास या किसी बंद मकान के पास होता है। क्या ऐसे घर में पैसा आता है, तरक्की और खुशियां आती हैं? आज अपने पड़ोस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका पड़ोस आपके सुखों और दुखों का कारण बन सकता है। तो इस दिलचस्प चर्चा को जानने के लिए आज का कालचक्र ध्यान से देखें, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको इसी से जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा हमेशा की तरह आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241। और चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका घर हॉस्पिटल के आसपास होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, अब ये तो संभव नहीं है, अगर किसी के प्रॉपर्टी है, किसी को ज़मीन जहाँ मिली है और हॉस्पिटल बगल में है, तो एक फैसिलिटी के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन मुश्किलें कैसे आ सकती हैं, या शुभ भी हो सकता है क्या हॉस्पिटल के पास घर? ऐसा है, देखो विपिनेश, जीवन के सफलता की अगर पूंजी कुछ है तो दो चीजें। पहला व्यक्ति का ड्रेस और दूसरा व्यक्ति का एड्रेस। ड्रेस इसलिए कि जब कोई व्यक्ति आपको पहली नजर में देखता है तो आपके पहनावे और रहन सहन से आपकी एक छवि उसके मस्तिष्क में बन जाती है, एक इमेज बन जाती है। और वो जो पहली इमेज बनती है वो कभी दूसरी इमेज से प्रभावित नहीं होती है। वो पहली वाली इमेज बन गई तो बन गई। तो इसको कहते हैं ड्रेस। मतलब आप इस तरह का अपना परिवेश परिधान धारण करें कि वो सामने वालों के निगाह में निगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है जी, आप रूप भोजन पराय रूप श्रृंगार। अपने मन के अनुरूप भोजन करना चाहिए, लेकिन दूसरों के अनुरूप जो है अपना परिधान धारण करना चाहिए, जो दूसरों को देखने में अच्छा लगे जी, जो दूसरों को सुख पहुंचाए। तो ये तो हो गई ड्रेस वाली बात। ओके। इससे तो आप भी सहमत होंगी। अब दूसरी बात एड्रेस की, मतलब आपका घर कहाँ है। अब हमारे वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तुराज वल्लभ, ये जो हमारे वास्तु के प्राचीन ग्रंथ हैं, इनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चिकित्सालय। अब हॉस्पिटल ही क्यों लिखा हुआ है? इसका कारण है कि हॉस्पिटल में लोग रोते चिल्लाते कलपते हुए आते हैं, और हॉस्पिटल में जरूरी नहीं है कि 100 पेशेंट आएंगे तो 100 बच जाएंगे। 100 में से 2-4 पेशेंट मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो उनके परिजन वहीं रुदन करने लगते हैं जी। उनके परिजन वहीं रोना गाना शुरू करते हैं। अगर हॉस्पिटल के परिसर के अगल बगल आपका घर है तो ये वाली नेगेटिविटी हर समय आपको इम्पैक्ट करेगी। इस नेगेटिविटी के आप शिकार होंगे। सुविधा क्या? आप क्या रोज बीमार होगे हॉस्पिटल में चले जाओगे? ये क्या सुविधा है? अगर उससे 1 किलोमीटर दूर होगा तो 2 मिनट का ज्यादा ही समय लगेगा ना। लेकिन ये दिन भर रोवा रोई चिल्ला चिल्ली से तो आप बचोगे ना। तो इसलिए हॉस्पिटल के बगल रहने पर, हॉस्पिटल के बगल घर बनाने पर कभी सुख शांति नहीं होती है। पर शहरों में ऐसा संभव नहीं है पंडित जी। देखिए, ऐसा है बेटा, जिसका घर हो गया है अकस्मात किसी कारणवश, उसके लिए तो मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको घर अब लेना है तो आप इतना तो ध्यान दे सकते हो कि हॉस्पिटल के बगल घर ना लें, शमशान के बगल घर ना लें, कब्रिस्तान के बगल घर ना लें, तिराहे पर घर ना लें, टी पॉइंट पर घर ना लें, चौराहे पर घर ना लें। इन सब चीजों से तो बचना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर अब आप घर लेने जा रहे हैं, जैसे आपने घर खरीद लिया है, उसमें वास्तु दोष है, तो उसको जो सुधार सकते हैं आप सुधारेंगे।
लेकिन अगर आप नया घर लेने जा रहे हैं तो कम से कम वास्तु के अनुरूप लीजिए। बिल्कुल। और ये बिल्डर जो 10-10 हजार करोड़ रुपया लगा के बिल्डिंग बनाते हैं, अगर एक मतलब कि वास्तु एक्सपर्ट हायर करके और बिल्डिंगों को वास्तु के अनुसार बनावें तो उनका क्या घट जाएगा? ये तो अहंकार है ना कि हम जो बना के दे देंगे, बेच देंगे, उसमें रहने वाले जाने उनको दुख मिले या सुख मिले। अगर उसको वास्तु के अनुसार बना दें तो उसमें क्या कोई मटेरियल दूसरा लग जाएगा? क्या उसमें कास्ट ज्यादा आ जाएगी? और आपके न मानने से तो वास्तु की मान्यता खत्म नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। समुद्र तल से पश्चिम तरफ ऊंचा है, दक्षिण तरफ ऊंचा है, ये तो प्रकृति का सत्य है। अब आपके चाहने से समुद्र का तल जो है वो जम्मू कश्मीर से ऊंचा तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। नीचा ही रहेगा। तो आप चाहो या न चाहो, आप प्रकृति के विपरीत आचरण करो तो विपत्ति भोगने के लिए भी तैयार रहो। तो प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था में अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा। और ये बात तो सच है कि जो प्रकृति के विपरीत चलता है उसको परिणाम बहुत भुगतने गंभीर पड़ता है। हाँ, इसलिए प्रकृति के अनुरूप ही जीवन जीना चाहिए। प्रकृति जैसे चल रही है उसी के अनुरूप अगर हम जीवन चलें तो जीवन सफल हो जाता है। और प्रकृति के विपरीत जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो जीवन में मुश्किलों की बाढ़ आ जाती है। फिर उसको हम अपने किस्मत को कोसते हैं, हम अपने भाग्य को कोसते हैं, हम अपने प्रारब्ध को कोसते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं जी। जैसे फूल में जब पराग आता है तो भंवरे अपने आप आते हैं, किसी भंवरे को निमंत्रण कार्ड फूल नहीं भेजता है। उसी तरह से जब एक व्यक्ति और बहुत अच्छी व्यवस्था में अपने जीवन की शुरुआत करता है, अपने जीवन को जीता है और हर प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त होकर के जीवन जीता है, तो ज्यों उसके अंदर सफलता के गुण आते हैं त्यों सफलता उसके चारों तरफ अपने आप आ जाती है। बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाती है। और वो कदम कदम पर सफल होता है, कदम कदम पर सफल होता है। लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित करने की जरूरत है, अपने मन को अनुशासन में रखने की जरूरत है। होता क्या है विपिनेश, देखो सही बात है, तुम्हारे माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। लोग ये सोचते हैं कि मेरा मन कह रहा है। अरे यार, तुम मन नहीं हो, मन नहीं हो, तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा है। अगर मन कहीं गलत जगहों पर आपको लेके जा रहा है तो आप उसको कहो, दृष्टा भाव से कहो कि अरे तू इतना नीचे स्थान पे सोच सकता है, तू इतने गंदे स्थान पे जा सकता है, तेरी यही गति है, तू ये सोच रहा है, तू ऐसे सोच रहा है। अगर मन को ये बार बार बात कही जाए और उसको विषयों से हटाया जाए तो एक दिन वही मन आपका सबसे सच्चा हितैषी बन सकता है, सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। और गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। लेकिन कब? जब वो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से छूट जाएगा तब। जब तक वो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर के अधीन है तब तक भगवान इंद्रियाणाम मनश्चास्मि नहीं होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि हमें अहंकार में आकर के अरे इससे कुछ नहीं होता है, घर कहीं ले लो, उससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जिन लोगों का घर श्मशान के नजदीक है जी, जहां से श्मशान का धुआं उठ करके खिड़कियों से आता है, वहां रहने वाले लोग सब कुछ होते हुए भी दिनों दिन मतलब कि पतन के रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं और उनके घर में गंभीर बीमारियां लग जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल में देखा हुआ है तब मैं कह रहा हूं जी। हाँ, तो देखो, घर के आसपास या सामने अस्पताल नहीं होना चाहिए। अस्पताल में कमजोर ऊर्जा और ऑरा के साथ अपना इलाज करवाने लोग आते हैं। ऐसे में घर के आसपास अस्पताल होने से मकान में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो घर अस्पताल के पास होता है वहां सुख शांति की कमी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। अगर आप मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी आप देख लें कि आपके घर के आसपास नजदीक में अस्पताल तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हम राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले इस क्रम में बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, आपकी कामकाज, रिश्ते, सेहत और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए जानते हैं। देखिए भैया, अगर आपकी मेष राशि है तो आज का ग्रह गोचर थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको सचेत करना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु, ये चार ग्रहों की स्थिति है। कहाँ? व्यय भाव में। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो धनहानि हो सकती है, इसलिए आज आपको हर चीज में अलर्ट रहना चाहिए और आपको हर काम संभल कर करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। और हां, आग्रह मेरा यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र और मंगल से द्वितीय द्वादस्थ है, इसलिए चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, अपने जीवन साथी के साथ विवाद बिल्कुल ना होने दें और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें, वरना गले में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं, आपके वॉइस बॉक्स मतलब बुध जो ग्रह है वो नीच राशि में है, ये गले में इन्फेक्शन दे सकता है क्योंकि चंद्रमा उसके साथ युक्त हो गया है। अच्छा हाँ, गाड़ी संभाल कर चलाइए, पंछियों को बाजरा डालिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जिन लोगों के घर के आसपास बंद पड़ा कोई मकान है तो ऐसे लोगों के घर में कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और ऐसे घर में रहने वाले लोगों का भविष्य किस तरह से प्रभावित होता है, अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, अब वही बात आ गई, प्रॉपर्टी है किसी की, कोई नहीं रह रहा है, बंद पड़ी है सालों से, तो फिर उसको क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा है, जहां राम वहां अयोध्या, ये कहावत आपने भी सुनी होगी, जहां राम वहां अयोध्या। किसी घर में न तो पॉजिटिव ऊर्जा होती है न तो निगेटिव ऊर्जा होती है, वहां रहने वालों के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होती है, निगेटिव ऊर्जा होती है। लेकिन आपने एक बार कहा था, वो मुझे याद है, कि जब आप कहीं जाएं, कोई प्रॉपर्टी ले, तो वहां पे खुद ब खुद एक खड़े होकर आप देखें कि आपका मन प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। अगर आपका मन आह्लादित हो रहा है तो वो जगह अच्छी है, अगर आपका मन आह्लादित नहीं हो रहा है तो वो जगह अच्छी नहीं है। ये उस जमीन के लिए, उस भूखंड के लिए है जहां आप निर्माण करने वाले हैं। उस स्थान की बात है जहां जाने के बाद भूमि परीक्षण के समय ये बात कही जाती है कि उसमें तो ज्योतिषी के लिए कहा गया है कि हे दैवज्ञ, जिस स्थान पर भूमि का चयन करने तुम गए हो, अगर वहां जाने के बाद तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए, तुम्हारा मन आह्लादित हो जाए, तो वहां तुम गृह निर्माण के लिए अपने यजमान से कहो। और अगर वहां जाने के बाद तुम्हारे मन में खिन्नता आ जाए, तुम्हारा मन विषादयुक्त हो जाए, तो उस मकान को निवास योग्य मत बताओ। तो वो एनर्जी ही है। हाँ, वो एनर्जी ही है। हाँ, वो एनर्जी ही है। तो देखिए, आपके घर के आसपास अगर कोई मकान काफी सालों से बंद है, अगर मकान बंद है तो उसमें पूजा पाठ नहीं हो रही होगी, उसमें लोग नहीं रह रहे हैं तो सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका नहीं होगी, और बंद मकान निश्चित रूप से निगेटिविटी को जन्म देता है। तो वास्तु के नजरिए से ये भाई अशुभ है, और बंद पड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो जाती है। जब नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो आसपास के घरों को भी प्रभावित करती है। बंद पड़े मकान का नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो घर के बच्चों पर भी बुरा इंपैक्ट डालता है, घर में दुर्घटनाएं होती हैं, बीमारियां भी आती हैं। इस तरह का मकान पड़ोस में रहने वालों के घर में आर्थिक तंगी लाता है, भाग्य कमजोर कर देता है और सफलता मिलने में दिक्कत होती है। प्रायः बंद पड़े मकान जर्जर अवस्था में होते हैं, जो मैंने अनुभव किया है वो बात कह रहा हूं। क्योंकि अगर कोई नया मकान होगा ना, वो बंद नहीं होगा, उसका एक आध फ्लोर भले बंद हो जाए, पूरा मकान बंद नहीं होगा। लेकिन जो मकान रहने योग्य नहीं है, जर्जर है या विवादित है, मुकदमे में है, तो वो मकान बंद अगर है तो निश्चित रूप से उससे नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी, उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, जो पास पड़ोस में रहने वालों के लिए नकारात्मक स्रोत बन जाएगी। ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जितना मैंने देखा है ना, जर्जर मकान
जो जर्जर मकान होते हैं, जिसमें किसी ने आत्महत्या कर लिया होता है, कहीं कोई सुसाइड हो गई होती है, कोई सुसाइड कर लिया होता है, तो ऐसे मकानों को लोग अशुभ समझ करके बंद कर देते हैं। ना तो उसमें किराएदार आ पाते हैं और ना उसकी फिर से सेल हो पाती है, और या तो विवाद के कारण उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है, तो इससे उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नया मकान कोई बना हो और उसमें वास्तु शांति हुई हो और गृह प्रवेश हुआ हो और पूरे मकान में ताला लग जाए। ऐसा बहुत कम होता है। अगर होता भी होगा तो 1 लाख में 1 मकान के साथ होता होगा। नहीं, बाकी जो बंद पड़े हुए मकान हैं वो 50 साल 60 साल पहले के बने हुए मकान हैं, और वही मकान बंद हालत में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से अगर बहुत पुराना मकान है और उसके पड़ोस में आपका घर है तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। इस दोष से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर के मेन एंट्रेंस गेट पर कम से कम 2-3 पाकुआ मिरर अगर लगा लें तो इस दोष से आप बच सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि आज की चर्चा हमारी बेहद खास और दिलचस्प है, इसलिए ध्यान से कालचक्र देखिएगा। चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हम वृषभ राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, साथ ही शुभ रंग क्या है, जानते हैं। आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में इस समय बृहस्पति का प्रवेश हो चुका है और आपके आजीविका के स्थान में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं। तो आज कोई अगर आप बड़ा निवेश करेंगे तो पक्का है कि आपको फायदा भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। और यदि आपका विल पावर अच्छा है तो जो भी काम आप करेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके व्यय भाव में सूर्य शुक्र की स्थिति है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो बेवजह के रिश्ते खराब होंगे। आज आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा रहेगी, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होंगे तो नुकसान भी हो सकता है। पीपल के नीचे आपको जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों का घर डेड एंड के आसपास होता है, यानी जहां रास्ता खत्म हो जाता है, ऐसी जगह जिन लोगों का घर होता है उनके घर में इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जल्दी से पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। हाँ, ये जगह भी अच्छी नहीं होती है। जहां जा करके रास्ता एकदम अवरुद्ध हो जाए और उसके ठीक सामने ठोकर पर आपका मकान हो तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत दोषी माना जाता है। जहां से दूसरा रास्ता न निकलता हो या आपका घर टी पॉइंट पर हो जाए, जहां से एक सीधी सड़क आकर आपके घर के ठीक सामने टक्कर पर मिलती हो और उसके सामने भी एक रास्ता हो, ये टी पॉइंट कहलाता है। जैसे अंग्रेजी का टी अक्षर होता है, वैसे अगर सड़क हो और ठीक सड़क के सामने आपका घर हो तो ये भी मतलब कि वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। यहाँ दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोई वाहन सामने से आ रहा है, असंतुलित हो गया तो जाकर आपके घर में घुस जाएगा। तो आपका घर अगर डेड एंड में है तो वास्तु के अनुसार ये अशुभ है। आपके घर में बुरी शक्तियों का बहुत जल्दी प्रभाव हो सकता है। घर में कलेश होना बहुत आम बात है। डेड एंड में आपका घर है तो आपकी तरक्की में काफ़ी रुकावटें आएंगी, आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इसी तरह से अगर आपके घर के मेन एंट्रेंस गेट के सामने बिजली का पोल है तो भी आपके घर के लिए वो बड़ा वास्तु दोष है। और अगर पोल पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और आपके घर के सामने कहीं भी वो है तो ये तो बहुत ही खराब है। ये तो बहुत ही खराब है। इसकी इतनी नेगेटिविटी घर पर जाएगी कि घर में रहने वाले सब लोगों की बुद्धि हर समय भ्रमित रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इन सब चीजों को देख करके ही अपने लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, पंडित जी से बात करना चाहती हैं। गुड्डी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए।
हेलो हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार हाँ नमस्कार। जी मैं 3 सवाल पूछ रही हूँ। मेरे बेटा की जन्म तिथि है, आशीष नाम है इसका। आज जन्म तिथि है 2004 4 तारीख 4 महीना है। और मेरी घर वाले के ना पूछना है वो कैसे है, उसकी तबीयत खराब रह गई और घर में कोई बरकत ना। पंडित जी पैसा आवे उसको आगे पहले रास्ता निकल जा। और मेरी बेटा के बारे में बता दिया कि सरकारी जॉब है ना है, और है तो कुर्सी में लगना चाहिए। चलिए, आपने प्रश्न पूछा है अपने बेटे के बारे में। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों का इत्तेसाल बना हुआ है। आपका बेटा अभी तो 20 साल का है, 24 साल की उम्र में ये रोजगार परक हो जाएगा। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट काम में इसे अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुड्डी, जहाँ तक तुमने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं, इनको कई बीमारियां हैं। जैसे एक तो इनके स्नायु तंत्रों में नसों में खिंचाव है, दूसरे इनको हड्डियों में दर्द है, तीसरे मंगल के कारण इन्हें रक्त संबंधी बीमारी है और चंद्रमा के कारण एलर्जी की बीमारी है। केतु नसों में खिंचाव दे रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये 1 पाव मूंग भिगो करके 17 बुधवार गायों को खिलाएं और दूसरा उपाय ये करें कि हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें। और तीसरा उपाय, नहाने के बाद रोज जो शंकर जी को भस्म विभूति चढ़ाई जाती है वो भस्म विभूति दुकान से अपने यहाँ 1 पैकेट लाकर रख लें, उसे एक कटोरी में रख लें और थोड़ी सी भस्म विभूति दोनों हाथों में ले करके पूरे हाथ में लगाएं और उसे पूरे शरीर में स्पर्श कराएं। शरीर का एक भी अंग नहीं बचना चाहिए जहां भस्म विभूति का स्पर्श न हो जाए। और एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहने और अपना खान पान सात्विक रखें। अगर ये उपाय 40 दिनों तक लगातार कर लेंगे तो छोटी सी दवाई भी इनके लिए रामबाण बन जाएगी और इन्हें काफी सेहत में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अगर ये उपाय इन्होंने 1 वर्ष तक कर लिया तो फिर आगे का जीवन इनका स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए जल्दी से मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा पूरा दिन आपका आज का, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके आमदनी के स्थान में उच्च का सूर्य शुक्र के साथ है और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके 10वें भाव में है और लग्नेश के साथ है। नई योजनाओं से धन लाभ हो सकता है, कोई नई प्लानिंग है तो उसमें धन लाभ हो सकता है, लेकिन प्रमोशन तो मिलेगा लेकिन कड़ी मेहनत के बाद मिलेगा। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। गलत सलाह और गलत संगति से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वाले जातकों का इंतजार खत्म हुआ, जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को बताऊं, आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में है और मीन राशि में है। आज आपको पैसे की थोड़ी तंगी महसूस होगी। काम के लिए, बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, किसी के साथ आपका कोई ऐसा व्यवहार न हो जिसमें अहंकार झलकता हो। मन थोड़ा अशांत रहेगा, आत्मबल कमजोर हो सकता है, इसलिए पूरे दिन प्रभु को याद करके अपने काम को करिए। कोई बड़ा निवेश मत करिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। ज्योति जी, आप भोपाल से बात कर रहे हैं, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो ज्योति।
दो प्रश्न है पंडित जी। मेरा एक छोटी बेटी के नाम का प्रश्न है। उसका नाम है कुमकुम शर्मा। जन्म तिथि है 30/7/2003। जन्म समय दोपहर 12:30 बजे दोपहर में। जन्मदिन है बुधवार। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता पंडित जी। ऐसा क्या उपाय करे कि उसका पढ़ाई में मन लगे, और उसकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, और उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा? देखो, ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, उससे विद्या भाव का स्वामी बुध है। शुक्र बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति है। पढ़ाई में इसका एक तो मन नहीं लगता, दूसरे इसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है। ये जो भी याद करता है इसको याद ही नहीं होता है, और इसी कारण से पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। पढ़ाई में मन न लगाने का कारण है कि ये पढ़ने जब बैठता है तो इसका उच्चाटन हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि अच्छी पढ़ाई करे तो आप इससे गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कराओ। दूसरी बात, इससे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू कराओ। जब थोड़ा सा पूजा पाठ करेगा, जब इसका मन सात्विक होगा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है इसके सरकारी नौकरी के लिए, तो ठीक है, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अभी 21 साल का है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी न मिले तो क्या जीवन नहीं जीना चाहिए? तब भी तो जीवन जीना चाहिए ना, तब भी तो सफलता लेनी चाहिए ना। तो इसलिए सरकारी नौकरी का योग तो इनके भाग्य में नहीं है, लेकिन मेरे कहने से रुके ना, प्रयास जरूर करें, हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन जो योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दशम भाव का स्वामी बुध नीच राशि में, उससे कहीं से नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी का कोई योग है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका मकान तिराहे या चौराहे के पास है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को अपने जीवन में किन मुश्किलों का सामना झेलना पड़ सकता है, आइए हम जानते हैं। पंडित जी, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जिनका मकान होगा तिराहे चौराहे पर, टी पॉइंट पर, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब वो लोग सोचकर परेशान होंगे। अब जिनको खरीदना है वो तो अलर्ट हो जाएंगे, जिनके ऑलरेडी हैं वो आज कालचक्र इसका ये एपिसोड आपकी हमारी चर्चा को सुनने के बाद अपसेट जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल अपसेट नहीं होंगे। इसलिए अपसेट नहीं होंगे कि अपने जीवन से मिलाएंगे बातें कि हाँ, ये बातें तो ऐसी हैं, अगर ऐसी हैं तो उसके उपाय हैं, उपाय करेंगे, राहत मिल जाएगी। देखो, सही बात तो ये है कि कोई मकान, पहली बात तो गांव में कोई मकान तिराहे चौराहे पर होता नहीं है। और भारत की आबादी जो है वो 70% गांव में रहती है, 30% आबादी शहरों में रहती है। तो गांव में तो तिराहा चौराहा होता नहीं है। गांव में घर जैसे भी होते हैं व्यवस्थित अव्यवस्थित ढंग से, वहां तिराहे चौराहे की कोई बात ही नहीं है। रही बात ये शहरों में, हाँ, तिराहा चौराहा होता है, और तिराहे चौराहे पर होना खराब तो माना ही जाता है, क्योंकि चौराहे पर और तिराहे पर अनियंत्रित वाहन कभी भी दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। भले वो आपके घर में गाड़ी ना घुसे, लेकिन वहां तिराहे चौराहे पर जहां मोड़ होता है वहां आए दिन कुछ न कुछ मतलब कि अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। वहां हमेशा कलेश की स्थिति रहती है। ऐसे घर में रहने वालों को कोई न कोई रोग भी परेशान करता है। ऐसे घर में पैसों की बर्बादी होती है। चौराहे के घर के बारे में कहते हैं कि यहाँ तमोगुण का वास होता है। तिराहे या चौराहे के घरों के पास से दिन रात गाड़ियां निकलती हैं। उसका धुआं, उसकी निगेटिव एनर्जी आपके घर में रहने वालों की मानसिक शांति को भंग करती है। ऐसे घर में रहने वालों के मन में हमेशा उत्तेजना बनी रहती है। तो कहने का मतलब यह है, जो सड़क बहुत चालू है, जिस पे दिन भर ट्रैफिक रहता है, या कोई ऐसा चौराहा जहां हर समय गाड़ियों का आना जाना है, अगर उस चौराहे पर आपका घर है तो आप सोच सकते हैं, अगर रेड सिग्नल पर गाड़ियां 1 मिनट खड़ी होकर के चालू हैं, उनका धुआं निकल रहा है, तो क्या उसके प्रभाव से आप बचेंगे? क्या उस पोल्यूशन से आप बचेंगे? तो उसका असर तो होता ही है। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है तो कम से कम सोच समझ करके लीजिए, और पुराना है तो उसके लिए आप ऐसी व्यवस्था करिए घर में कि घर में पूजा पाठ का माहौल खूब कर दीजिए, और ईशान कोण में खूब तुलसी के पौधे लगा दीजिए। साउथ ईस्ट में आप खूब मनी प्लांट लगा दीजिए। घर में बिना कांटे वाले पेड़ लगा दीजिए, जो कांटेदार पेड़ न हो, कैक्टस प्रजाति का कोई पेड़ ना लगाएं, बाकी खूब पेड़ लगा दीजिए, और घर में ग्रीनरी रखिए। तो निश्चित रूप से इन कुप्रभावों से आप बच सकते हैं। इन अशुभ प्रभावों से आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करते हैं सिंह राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन आज आपका, जान लेते हैं। देखिए, आपके नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है और वो इस समय अपने भाव से छठा हो गया है, जिसके लिए एक बात कहना चाहूंगा सिंह राशि वालों से कि भाई अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं ना, तो अपने सामान और पैसों को लेकर के सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको नुकसान करा सकती है। सहकर्मी आपके लिए सहायक होंगे, आपको एकाग्रता से काम करना चाहिए। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अगर कभी आप एलर्जी से पीड़ित हो चुके हैं तो फिर से एलर्जी की समस्या हो सकती है। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। बैंकिंग से जुड़ा काम ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात अब कन्या राशि की होगी, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वाले जातकों की, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज आपके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। कन्या राशि से सप्तम भाव में बुध, चंद्रमा, राहु और मंगल की युति बनी हुई है और कन्या राशि से व्यय भाव का स्वामी सूर्य इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान है और धन भाव का स्वामी शुक्र भी अष्टम भाव में है। ऐसे में एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि आज आप नई योजनाओं पर पैसा खर्च करेंगे। आज मुश्किल काम को भी आसानी से निपटाएंगे। परिवार के साथ घूमने का भी योग बन रहा है। तनाव और चिंता से आपको दूर रहना चाहिए। उधार के लेन देन से बचना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को अगर आप कपड़े दान करें तो निश्चित रूप से इसका पुण्य आपको मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक रेणु जी फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप अब कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में, नितिन चौहान नाम है और 26 साल उसकी उम्र है, और पति के बारे में वो पदम सिंह उनका नाम है, 58 साल उनकी उम्र है। पंडित जी, वो भी कामयाब नहीं हुए हैं। बेटा भी नौकरी करे या बिजनेस करे, घर कब तक बनेगा, और मैं क्या करूं उन दोनों के लिए जो उन्नति हो जाए दोनों की। रेणु, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मैं तो कहूँगा कि तुम्हारे बेटे को चाहिए कि वो अभी कुछ दिनों तक, कम से कम 3 से 4 साल तक कोई नौकरी करे। नौकरी करने के बाद उसको जो एक्सपीरियंस जीवन का मिलेगा, उससे उसके बाद वो व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करेगा। और हाँ, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। अगर वो मतलब कि शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा हुआ कोई काम करे, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ कोई नौकरी ढूंढे, होटल, रिसॉर्ट, इन सब जगहों से जुड़ा हुआ कोई काम ढूंढे तो उसे उसमें सफलता मिल सकती है। जहाँ तक आपके पतिदेव की बात है तो रेणु, आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल राहु और चंद्रमा बुध के साथ अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है। देखिए, इन्होंने जीवन तो अपना ठीक जिया है, ऐसा नहीं है कि इनका जीवन असफल रहा है, लेकिन इस समय थोड़ा सा भाग्य कम साथ दे रहा है। इसके लिए इनको चाहिए कि हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन पूजन करें, लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं और हो सके तो हनुमान चालीसा का वहीं बैठ करके पाठ करें। इससे इनके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर के पास डंप यार्ड या कूड़ा है, कूड़ा घर, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, बुरा असर तो आप बता ही रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनके घर ऑलरेडी ऐसी जगह पर हैं उनके लिए उपाय भी आप बताएं कि वो क्या कर सकते हैं। देखो, ये स्थिति शहरों में है। गांव में कोई कूड़ा का डंपिंग यार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। गांव में सब कूड़ा अपने अपने मतलब कि सबके अपने एक कूड़ा फेंकने के जगह होते हैं, जो साल भर में उठा करके खेतों में चला जाता है खाद के रूप में। जी, ठीक है। और गांव में सबके अपने होते हैं।
जिसको मतलब कि कूड़ादान ही कहते हैं, लेकिन कूड़ा स्थान कहते हैं, लेकिन वो गांव के बाहर होते हाँ, हैं। वो कूड़े का ढेर जो हाँ, होता है और हाँ, वो दूर होता है। हाँ, उसमें बरसात के महीने में घर का जितना गोबर होता है वो भी जाता है उसमें, घर की जितनी राख होती है वो भी जाता है घर में वहाँ। तो ये सब साल भर में एक बार जो है उसे मतलब कि खेतों में ले जा करके डाल देते हैं, वो खाद बन जाती है। लेकिन शहरों में डंपिंग यार्ड होते हैं और डंपिंग यार्ड में जितनी चीजें डाली जाती हैं उससे बड़ी दुर्गंध निकलती है, और वो दुर्गंध आसपास के कम से कम 50 से 100 मीटर तक के लोगों को प्रभावित करती है। वहां से अगर आप गुजर रहे हैं ना, एक क्षण के लिए गुजर रहे हैं, और अगर आपके गाड़ी का शीशा खुला हुआ है तो उसकी दुर्गंध असहनीय हो जाती है। और जो परमानेंट वहां रह रहा है उस दुर्गंध में, उसकी क्या स्थिति होगी, ये मेरे बताने की क्या जरूरत है। ये खुद आप अनुभव करो ना कि उसकी दुर्गंध, कोई नाला बह रहा है और नाले के बगल में आपका घर है, खिड़की खोलते ही दुर्गंध ऐसे प्रवेश करती है कि जैसे जान ले लेगी। केवल डंप यार्ड ही नहीं, गंदा अगर नाला बह रहा है तो उसकी दुर्गंध। अरे मैं तो यहां तक बताऊं आपको, जमुना जी पर आप अगर गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जमुना जी पर ऐसी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल आती है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यहां सारा गंदा पानी जमुना जी में डाल दिया जा रहा है। जमुना जी की पवित्रता तो नष्ट हो ही रही है, लेकिन उससे जो स्मेल आती है वो मतलब कि एकदम असहनीय है। तो जो दुर्गंध युक्त जगह है वहां पर अगर आपका आवास होगा तो आपका मन मस्तिष्क कैसे ठीक होगा। इसलिए अगर आप घर लेना चाहते हैं, ऐसी जगह पर अगर आपको मुफ्त में भी घर मिले तो नहीं लेना चाहिए। इसका वास्तुशास्त्र पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा रोगी रहते हैं, घर के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलता है। ऐसे घरों का पैसा बीमारियों पर ही ज्यादा खर्च होता है। तो यदि भविष्य में आप घर लेने की योजना बना रहे हैं, मेरी बातों पर अगर आप ध्यान करेंगे तो ठीक है, आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है तुला राशि की। जानते हैं कि तुला राशि वाले जितने भी जातक इस वक्त कालचक्र देख रहे हैं उनके लिए पंडित जी क्या बताते हैं, मतलब आपका दिन आज का कैसा रहने वाला है, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र स्वगृही हो, आपके मतलब कि स्वगृह को अर्थात तुला राशि को शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख पा रहा है। ऐसे में भले हुई वो अस्त है, लेकिन आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल जो स्थिति बना रहा है, उससे एक बात समझ में आती है कि आप पैसे की सेविंग्स कर पाएंगे और धन लाभ भी होगा। अपने सीनियर्स को सपोर्ट करिए, शांत स्वभाव से रिश्तों को बचाइए, खान पान पर ध्यान रखिए। अगर खान पान पर ध्यान नहीं रखे और जीभ के वशीभूत हुए तो पेट खराब होगा पक्का। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके रोग स्थान में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए आज खब्बू मत बनिए। नई प्रॉपर्टी में जल्दबाजी मत करिए। घर के बुजुर्गों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद प्राप्त करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, किसी भी घर के पास शमशान घाट होना बहुत अशुभ माना जाता है। क्या ये वाकई अशुभ होता है, और अगर होता है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कौन सी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, आपने बता ही दिया है कि शमशान घाट से जो धुआं उठता है वो बहुत नेगेटिव होता है, तो उपाय क्या है, कैसे बचें फिर? अगर ऑलरेडी घर है वहां पर, बदला तो नहीं जा सकता। बदला क्यों नहीं जा सकता है? किसी की नहीं है क्षमता बदलने की। हाँ, तो हर समय जो है खिड़कियों को बंद करके रखें। हर समय खिड़कियों को बंद करके रखें। जिस दिशा में शमशान घाट है उस दिशा की खिड़कियों को ही समाप्त कर दें। उस दिशा में दीवार की चिनाई करवा दें। उस दिशा में दीवार की चिनाई करवा दें, खिड़कियां ही बंद कर दें। क्योंकि खिड़कियां और मुख्य प्रवेश द्वार अगर होगा तब तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर दीवार बन जाएगी और दूसरी दिशाओं की तरफ अगर उसका प्रकाश के लिए आप व्यवस्था करेंगे तो उतना दोष नहीं पड़ेगा जितना दोष पड़ना चाहिए। चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, समझ रहे हो। देखिए, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं।
हम ये मानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आत्मा जरूरी नहीं है कि हर समय जन्म ही लेती है। आत्मा कभी कभी प्रेतादिक योनियों में भी भटकती है। आत्मा का कभी कभी भटकाव भी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है और हमारा शास्त्र मानता है कि प्रेत योनि होती है जी। अंधविश्वास के रूप में इसको नहीं मानने की बात है, लेकिन आत्माएं भटकती हैं। लोगों को स्वप्न दिखते हैं, अपने पूर्वजों के, अपने परिजनों के स्वप्न दिखते हैं। तो चाहे स्मशान घाट हो और चाहे मतलब कब्रिस्तान हो, वहां भी रात में जो अतृप्त आत्माएं होती हैं उनका प्रभाव होता है, उनका इम्पैक्ट होता है। और जिन लोगों का पूर्व जन्म में प्रेत योनि से संबंध रहा है, उनके शरीर के ऊपर उनका प्रभाव ज्यादा होता है। जिन लोगों का कभी प्रेत योनि से संबंध नहीं रहा है, वो लोग चाहे जैसे वहां रहें, उनके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए सबके ऊपर न तो प्रेतात्माएं प्रभाव दिखाती हैं और न मतलब कि सबको मुक्त रखती हैं। पंडित जी, मेरा एक सवाल है अब इससे जुड़ा हुआ। ये तो हम लोगों की बात होगी जिसके लिए आप बता रहे हैं, लेकिन जो क्रिमिनेशन कराते हैं, जो वहीं रहते हैं, वो भी तो एक इंसान ही है। देखो बेटा, ऐसा है, आप ये बात तो सही कह रहे हो। जो क्रिमिनेशन कराते हैं ना, उनको उस गंध को सूंघने की आदत हो जाती है। आप विश्वास करो, उनको उस गंध को सूंघने की आदत हो जाती है। उनको उस गंध को सूंघने की आदत हो जाती है। और जैसे कश्मीर का कोई आदमी अगर दिल्ली की गर्मी में आ जाए तो झुलस जाएगा, क्योंकि उसको कश्मीर के वायुमंडल का अभ्यास है। और हम दिल्ली वाले अगर कश्मीर में चले जाएं तो हम तो देखे हैं कि यहाँ से लोग जब वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं ट्रेन में, मालूम है? अरे पठानकोट आ गया, पठानकोट आ गया, जल्दी से स्वेटर निकाल लो, जल्दी से कोट चादर निकाल लो। मतलब अब जैसे पठानकोट आ गया तो अब इसके बाद बहुत ठंडी पड़ने वाली है, चाहे गर्मी का भी दिन हो। और बहुत से लोग स्वेटर वेटर पहन भी लेते हैं, जबकि आगे का मौसम कटरा तक वैसा ही रहने वाला है, वैष्णो देवी तक वैसा ही रहने वाला है जैसा पठानकोट का एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब कोई केवल सुना है कि वहां बहुत ठंड पड़ती है, बड़ी सर्दी पड़ती है, तो लोग स्वेटर लेकर के जाते हैं। तो जिस क्लाइमेट में जो आदमी जैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है, वो मेंटेन कर सकता है। वो भी इंसान होते हैं क्रिमिनेशन कराने वाले, तू सच कह रही है, लेकिन उनको उस गंध की आदत होती है। और सचमुच में अगर देखोगी ना, तो उनका जीवन ना, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, ये बात विवादित हो जाएगा। तो किसी भी घर के पास श्मशान घाट होना वास्तु के अनुसार गलत है। श्मशान घाट में नकारात्मक ऊर्जा बहुत हावी रहती है। ऐसे में जिन लोगों का मकान श्मशान घाट या कब्रिस्तान के नज़दीक है, उनको अपने घर में दुर्घटनाएं होने का भय होता है। ऐसे घर में रहने वालों की सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसे घरों में रहने वालों के मन में एक अनजाना भय समाया रहता है। घर के 2 किलोमीटर के दायरे में कभी भी श्मशान घाट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब आइए जल्दी से बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आपका दिन आज का, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय मीन राशि में विराजमान है, पंचम भाव में। आज आपको अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा और आज आप चाहे जितनी कोशिश करके देख लीजिए, आपके दसम भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में है ना, आप किसी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर पूरा करना है समय पर काम आपको, तो इसके लिए पूरी तन्मयता दिखाइए। और बेवजह पिता से अनबन हो सकती है, गैस और बदहजमी से भी आप परेशान हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का भूल के भी अपमान न करें, चाहे वो आपके घर के हैं चाहे बाहर के हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनुराशि की, क्या कहता है धनुराशि का राशिफल आज का, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज आप पैसों को लेकर के किसी से विवाद बिल्कुल ना करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो टीम वर्क से सारे काम आपके बनेंगे, टीम में सहयोग करें।
परिवार के साथ घूमने का योग बना हुआ है। पैर दर्द की समस्या हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश से आज आपको बचना चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की। जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपका भाग्य कितना साथ देगा आपका। देखिए, आपका राशि स्वामी शनिदेव इस समय अपनी कुंभ राशि में विराजमान है और आपके तृतीय भाव में मंगल, राहु, चंद्र, बुध की युति है। अगर आज आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा, सेविंग्स भी होगी, बचत भी होगी। आज आपको नए काम के अवसर भी मिलेंगे। बच्चों से शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। गर्मी और पोल्यूशन की वजह से समस्या हो सकती है, लेकिन एक बात आपसे आग्रह है कि किसी चीज के लिए जिद मत करिए। अगर आप जिद कर लेंगे किसी चीज के लिए तो नुकसान भी हो सकता है। हो सके तो किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का जल से अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। चलिए जानते हैं आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपके राशि में तो शनिदेव विराजमान है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपके धन भाव में मंगल, राहु, चंद्रमा और बुध की स्थिति है। अब एक मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, वहीं बुध नीच राशि में है। इसका मतलब खर्चों पर कंट्रोल रखिए भैया, वरना आर्थिक स्थिति आपके संभाले नहीं संभलेगी। आज ऑफिस के काम से आप यात्रा भी कर सकते हैं और गलत फहमी की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। किसी पर बेवजह ना चिल्लाएं। जरूरतमंदों में दवाइयां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता की, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं विजेंद्र कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। मुबारकबाद आपको। आपकी डिटेल ऑलरेडी पंडित जी के पास मौजूद है। आप अपने सवाल करिए। पंडित जी को चरण स्वस्थ। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जीवन कितना बचा है और कैसा रहेगा? और रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी 30-40 साल पहले, वो काफी दर्द करती है, चलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए जानना चाहता हूँ कि क्या रहेगा। एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटा अच्छी जगह पर लगा हुआ है, लेकिन घर में आपको पता ही, वो बता नहीं सकता मैं, वो आपको देख लिया होगा। तो देखिए, ऐसा है ब्रिजेंद्र जी, आपकी सारी समस्या मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए, आपका वृषभ लग्न और मिथुन राशि में जन्म हुआ है। यद्यपि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि में है, शनि उच्च राशि में है, मंगल उच्च राशि में है। देखने में तो आपकी कुंडली क्या शानदार लग रही है, लेकिन जब इसका अंदर से हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो मंगल नीच के नवमांश में चला गया है, जो आपके पत्नी भाव का स्वामी है। शनि वो मतलब मीन के नवमांश में चला गया है, और बृहस्पति जो उच्च का है वो बृहस्पति कन्या के नवमांश में, शत्रु के नवमांश में चला गया है। और आपके केंद्र में कोई शुभग्रह नहीं है। इसलिए अगर 2001 से हम देखें तो 2001 से जब से केतु की दशा शुरू हुई है, तब से परेशानियों पर परेशानी, परेशानी पर परेशानी, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से आप केवल जूझते रहे हैं। क्योंकि आपका राहु नीच राशि में है और आपका केतु नीच राशि में है और चंद्रमा का ग्रहण दोष है। आपके स्वभाव के कारण आपका पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे परिवार में समरसता नाम की कोई चीज है ही नहीं है। अब आप देखिए, 70 साल के होने वाले हैं, नवंबर में आप 70 साल के हो जाएंगे। अब बहुत ज्यादा भौतिकता की तरफ मत सोचिए, अब भगवान की तरफ सोचिए और अपना भजन में मन लगाइए। जितना आपको करना था पुरुषार्थ आप कर चुके हैं,
अब भगवान का भजन करते हुए जो आपसे बन सकता है करिए, क्योंकि शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है। ये दशा बहुत खराब है। इसमें प्रोस्टेट में कैंसर की भी शिकायत होती है, जो प्रकट रूप से अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चल के ये समस्या आ सकती है। इसलिए आपको खूब आराम से भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए और मन में ग्लानि नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा पुत्र नहीं मेरे साथ है, मेरी पत्नी नहीं। ये सब बातें छोड़ दीजिए। भगवान आपके साथ हैं, भगवान का स्मरण करिए और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार को कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब मीन राशि की बात कर लेते हैं जल्दी से कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ कितना देगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यप 4 ग्रह आपके राशि में हैं, लेकिन फिर भी जो द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र की स्थिति है, इससे तो एक बात पक्का है कि प्रॉपर्टी डील का काम अगर आपका है, प्रॉपर्टी ब्रोकर है या प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो धन लाभ हो सकता है। जल्दबाजी में आपको नौकरी नहीं बदलना चाहिए, दूसरों के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, स्वस्थ रहेंगे। जल्दबाजी में पुरानी गाड़ी ना खरीदें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। से जिस घर के पड़ोस में लोहे या फर्नीचर का कबाड़ पड़ा रहता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब बताइए इस बारे में क्या करें। हट तो सकता नहीं है, किसी का अगर है तो लड़ाई हो जाएगी अगर बोले तो। आपके पड़ोस में अगर लोहे का कबाड़, पुराना फर्नीचर का कबाड़ इकट्ठा है तो ये बहुत अशुभ फल देता है। जहाँ भी लोहा या लोहे में जंग लगी चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ शनि का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। ऐसे स्थानों में नकारात्मक शक्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे स्थान पर अंधेरा भी रहता है और गंदगी भी होती है, जो आपके मकान पर भी शनि का बुरा प्रभाव देता है। इसलिए किसी ऐसे जगह पर घर तो ना होना चाहिए जहाँ कूड़े की डंपिंग होती हो, जहाँ मतलब कि लोहे के सामान, पुराने अनयूज्ड सामान स्टोर किए जाते हों। इसके बगल में तो घर कम से कम नहीं होना चाहिए, इसके ठीक सामने भी घर नहीं होना चाहिए। इसका बैड इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब आप इतना तो सोचो ना कि आप कहीं अगर घूमने जाते हैं तो ऐसे जगह पे घूमने जाते हैं जहां आपकी आंखों को सुकून मिले। आप पहाड़ों पे जाते हैं, आप झील के किनारे जाते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, ऐसा मनोरम दृश्य देखने जाते हैं जिससे आपको अंदर से शीतलता महसूस हो। और कूड़ा देख करके, कबाड़ देख करके, टूटी फूटी अनयूज्ड चीजें देख करके क्या आपके मन को सुकून मिलेगा? क्या आप उससे सुख महसूस करेंगे? जितने बार आप उसको देखेंगे उतने बार आपको इरिटेशन, एक जलन महसूस होगी, और यही जलन आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसके पीछे का जो साइंस है मेरे समझ से वो यही है। जिस चीज को देख करके बार बार हमारा मन खिन्न होता है, उस चीज को अगर हम बार बार देखेंगे तो उसका बैड इम्पैक्ट हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा, जो हमारी कार्य क्षमता को और हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर भी अपना आवास नहीं बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, बताने के लिए। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें News 24। नमस्कार।